हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब एनसीईआरटी। तो फाइनली आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर का आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। अब तक हमने इस चैप्टर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया, गेमेटोजेनेसिस पढ़ लिया, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ लिया। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मैंने मेंटी क्विज सेशन भी कंडक्ट किया था और उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अब कल यानी कि आपका 3 दिसंबर को आपका हम नेक्स्ट मेंटी क्विज लेने जा रहे हैं। कितने बजे होगा ये नेक्स्ट मेंटी क्विज मैम? रात को 10 बजे। कितने बजे होगा ये नेक्स्ट मेंटी क्विज? एट नाइट 10 PM। 3 दिसंबर को रात को 10 बजे आपका नेक्स्ट मेंटी क्विज होगा। और नेक्स्ट मेंटी क्विज का टॉपिक क्या है मैम? गेमेटोजेनेसिस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये दो टॉपिक के ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। कुछ 15, 20, 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सब लोग 3 दिसंबर को रात को 10 बजे ज्ञान लैब एनसीईआरटी वाली चैनल पे आ जाना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक के साथ, दैट इज फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ मैं फिर से याद दिला देती हूँ कि जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होता है तो फीमेल की जो ओवरी होती है बच्चों, फीमेल की ओवरी में जो ग्राफियन फॉलिकल होता है, ये ग्राफियन फॉलिकल मेच्योर होके क्या बनाता है? ये ग्राफियन फॉलिकल मेच्योर होके आपका सेकेंडरी oocyte रिलीज करता है। तो जब सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है, जब सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज हो जाता है तो वो किस तरीके से दिखाई देता है? ये है अपना सेकेंडरी oocyte। ये अपना कौन सा स्ट्रक्चर है? सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर है। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अवर सेकेंडरी oocyte। इसमें हमको क्या क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर हमारा फीमेल का न्यूक्लियस है, ठीक है, और न्यूक्लियस के बाहर आपको ढेर सारे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स देखने को मिल रहे हैं जो साइटोप्लाज्म से बनते हैं। ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये आगे जाके आपका पॉलीस्पर्मी ब्लॉक करने में हेल्प करेंगे। क्या करेंगे? ये पॉलीस्पर्मी ब्लॉक करने में हेल्प करेंगे। ये वर्ड अंडरलाइन करके रखो, मैं आगे इसका एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स के बाहर आपको और एक लेयर देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं वाइटिलीन मेम्ब्रेन। ये देखो, ये जो फर्स्ट लेयर जो मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रही हूँ, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स के बाहर जो जस्ट फर्स्ट लेयर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? वाइटिलीन मेम्ब्रेन। ये देखो, ये जो रेड कलर की लेयर मैंने ड्रॉ की है, दिस इज नोन एज वाइटिलीन एनवलप। आप इसको वाइटिलीन एनवलप भी बोल सकते हो, ऑनवलप, और यू कैन इवन कॉल इट एज वाइटिलीन मेम्ब्रेन। ये वाइटिलीन मेम्ब्रेन के बाहर एक ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर बनता है। कौन सा लेयर बनता है बच्चों? ग्लाइकोप्रोटीन का प्रोटेक्टिव लेयर बनता है जिसको हम बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। दिस जोना पेल्यूसिडा इज एन अ सेल्यूलर मेम्ब्रेन, यानी कि ये किसी सेल से नहीं बनी है, ये एक केमिकल कंपाउंड यानी ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लूकोज और प्रोटीन मॉलिक्यूल से बनी है। ये आपका नीट का क्वेश्चन है, विच प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन ऑफ ओवम इज असेल्यूलर। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा मेम्ब्रेन असेल्यूलर होता है? जोना पेल्यूसिडा वाला। जोना पेल्यूसिडा का जो लेयर है ये स्टिकी होता है, ये हमारे oocyte को प्रोटेक्ट करता है। सेकेंडरी oocyte को क्या करता है? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जोना पेल्यूसिडा के बाहर और बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेयर्स बनती हैं, प्रोटेक्टिव सेल्स बनते हैं, दैट इज कोरोना रेडिएटा। ये कोरोना रेडिएटा के सेल्स कहाँ से आए हैं? हमारे ग्रैन्युलोसा सेल से। ये देखो, ये जो ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर हमने देखा था, तो इस ग्राफियन फॉलिकल के स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा था? सब लोग एकदम ध्यान से देखो। ये जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर है, बाहर थेका एक्सटर्ना होता है, जो स्ट्रोमा से ये एक्स्ट्रा लेयर्स ज्वाइन होते जाते हैं, फिर थेका इंटरना। थेका इंटरना के अंदर आपके जो ग्रैन्युलोसा के सेल्स होते हैं, ये ग्रैन्युलोसा के सेल्स क्या करते हैं? ये ग्रैन्युलोसा के सेल्स कोरोना रेडिएटा वाले लेयर बनाने में हेल्प करते हैं। सो कोरोना रेडिएटा की लेयर जो है वो ग्रैन्युलोसा सेल्स की मदद से बनती है। कोरोना रेडिएटा के अंदर और एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा, और जोना पेल्यूसिडा लेयर्स के बीच में जो गैप प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं पेरीवाइटिलीन स्पेस। क्या बोलते हैं उसको हम? पेरीवाइटिलीन स्पेस। और ये है हमारा oocyte। तो आई होप आपको ये ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से याद होगा। ओके, अब देखो यहाँ पे, हाँ, तो हमने हर एक लेयर की बात की। ये अपना साइटोप्लाज्म है oocyte का, ये अपना फर्स्ट पोलर बॉडी है, और ये न्यूक्लियस है, ये कोरोना रेडिएटा का जो लेयर है। ध्यान से देखो, इधर पे ध्यान से देखो, ये जो कोरोना रेडिएटा के सेल्स हैं, ये कोरोना रेडिएटा के सेल्स आपस में कैसे चिपके हुए होते हैं? रुको, मैं आपको दूसरे कलर से बताती हूँ। ये जो कोरोना रेडिएटा के सेल्स हैं, इनके बीच में हियालुरोनिक एसिड होती है जो इनको एडजेसेंट स्टिक करने में हेल्प करती है। यानी ये कोरोना रेडिएटा के सेल्स आपस में कैसे स्टिक हैं? हियालुरोनिक एसिड की मदद से। इनके बीच में कौन सी एसिड प्रेजेंट है? हियालुरोनिक एसिड प्रेजेंट है। यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा टफ कवरिंग बना देते हैं oocyte के बाहर।
एक तो ऑलरेडी जोना पेलुसिडा प्रेजेंट था, पर जोना पेलुसिडा के बाहर और एक लेयर आ गया, दैट इज कोरोना रेडिएटा। कोरोना नाम सुन के ही हमको डर लगने लग जाता है। और ये कोरोना रेडिएटा आपस में कैसे चिपके हुए हैं? hyaluronic एसिड की मदद से। किसकी मदद से? hyaluronic एसिड की मदद से। अब इमेजिन करो कि हमारे इस बेचारे से स्पर्म को न्यूक्लियस के अंदर, आई मीन साइटोप्लाज्म, ऊ साइट के अंदर जाना है। तो ऊ साइट के अंदर जाने के लिए इसको कितने सारे स्टेजेस पार करने पड़ेंगे। पहले इसको कोरोना रेडिएटा के सेल्स को किल करना पड़ेगा, फिर इनके बीच बीच में जो hyaluronic एसिड है उस hyaluronic एसिड को डिसॉल्व करना पड़ेगा, फिर जोना पेलुसिडा की लेयर को ब्रेक करना पड़ेगा, तब कहीं जाके ये स्पर्म अंदर पहुंचेगा। तो ये जो इतने सारे स्टेजेस हैं, फर्टिलाइजेशन के इतने सारे स्टेजेस हैं, ये कैसे होते हैं वो सब हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। हमने जब रिप्रोडक्शन ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंसेस हमने ये किए थे, कंसिडर किए थे। सबसे पहले हमने देखा था प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस यानी मेल फीमेल का गैमेट डेवलपमेंट। फिर उसके बाद होता है इंसेमिनेशन यानी कि ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल वजाइना। और फिर इसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में जब आपका मेल का न्यूक्लियस और फीमेल का न्यूक्लियस दोनों साथ में फ्यूज होते हैं तो हमको जाइगोट मिलता है। पर ये तो सबसे लास्ट वाला स्टेज है, जब एग का न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज होगा, ये सबसे लास्ट स्टेज है। इसको हम बोलते हैं सिनगैमी। इसको हम क्या बोलते हैं? सिनगैमी, दैट इज फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। फ्यूजन ऑफ मेल न्यूक्लियस एंड फीमेल न्यूक्लियस, ये सबसे लास्ट स्टेज होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता है? स्टार्टिंग में ये देखो, मैंने यहाँ पर आपके रिवीजन के लिए एकदम शॉर्ट में नोट्स बनाकर रखें ताकि आपको लास्ट मिनट रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, थोड़ा सा इसको जूम ही रखते हैं। तो यहाँ पर देखो, हमारे फर्टिलाइजेशन के कितने स्टेजेस होते हैं? स्टेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। सबसे पहले क्या होता है भाई? स्पर्म हवा में से तो उड़ के आएंगे नहीं। समझो ये फीमेल का वजाइनल ट्रैक है, तो वजाइना के पास स्पर्म को पहले लाना पड़ेगा। तो स्पर्म को वजाइना तक लाना है यानी कि कॉप्यूलेशन करना पड़ेगा। कॉप्यूलेशन प्रोसेस कब होता है? कॉप्यूलेशन प्रोसेस होता है एक मेटिंग पीरियड के टाइम पे, और उस टाइम पे जब मेल के पीनस से स्पर्म्स आपके फीमेल के वजाइना में एंटर करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन, यानी कि एंट्री ऑफ स्पर्म्स इनटू वजाइना। एंट्री ऑफ, ये देखो यहाँ पे क्या लिख रही हूँ मैं, एंट्री ऑफ स्पर्म्स इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, दिस इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। आपने क्या किया? हमने क्या किया? हमने फीमेल के वजाइना में स्पर्म्स को एंट्री दे दी। पर वजाइना का फ्लूइड कैसा होता है? बहुत ही ज़्यादा एसिडिक फ्लूइड होता है। वजाइना का पीएच क्या है? वजाइना का पीएच बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है। तो जो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आते हैं उसमें से बहुत सारे स्पर्म्स की तुरंत डेथ हो जाती है। ठीक है, ये है अपना सर्विक्स वाला रीजन। कौन सा रीजन है ये? अपना सर्विक्स वाला रीजन है। तो बहुत से स्पर्म्स यहीं गोल गोल घूमते रह जाते हैं, यहीं पर ऐसे गोल गोल घूमते रह जाते हैं, और बहुत से स्पर्म्स की तो डेथ हो जाती है। अब इसमें से जो बचे कुचे थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म्स बनते हैं वो आपके सर्विक्स रीजन तक पहुंचते हैं। कहां तक पहुंचते हैं? सर्विक्स रीजन तक पहुंचते हैं। और सर्विक्स में अपने स्पर्म्स का होता है कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन मतलब क्या होता है? देखो, शुरुआत में हमारे जो स्पर्म्स होते हैं बहुत ही ज्यादा इनएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ही ज्यादा इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, ये देखो इधर पे आपका यहाँ पर ओव्यूलेशन हुआ। ओव्यूलेशन होने के बाद आपका oocyte, सेकेंडरी oocyte, हाँ, ओव्यूलेशन के टाइम पे कौन सा oocyte रिलीज होता है? सेकेंडरी oocyte, जिसका मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया है, लेकिन मियोसिस 2 जो है वो मेटाफेज 2 के स्टेज में अटका हुआ है। कौन से स्टेज में अटका हुआ है? मेटाफेज 2 के स्टेज में अटका हुआ है। ठीक है, तो ये जो सेकेंडरी oocyte है ये आपके ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज हो जाती है, और आपका जो स्पर्म है वो स्पर्म आपके वजाइना से होते हुए, आपके यूटरस से होते हुए एम्प्यूला वाले रीजन में आता है और एग को फर्टिलाइज करता है। लेकिन आपको एक चीज यहाँ पर क्या समझनी है कि जब आपका स्पर्म आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंटर करेगा उसी टाइम पे वहां पर ओवा भी होना चाहिए, उसी टाइम पे वहां पर oocyte का भी होना जरूरी है। इन दोनों का टाइमिंग एकदम साइमल्टेनियस होना चाहिए, इन दोनों का टाइमिंग सेम होना चाहिए। समझो oocyte आके बैठा है लेकिन स्पर्म 10 दिन के बाद आ रहा है, तब तक oocyte की वायबिलिटी खत्म हो जाएगी। अगर समझो स्पर्म पहले से आ गया है लेकिन oocyte 10 दिन के बाद आ रहा है, तब तक स्पर्म की वायबिलिटी खत्म हो जाएगी। स्पर्म्स की वायबिलिटी कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 72 आवर्स, और oocyte की वायबिलिटी कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 24 to 48 आवर्स। तो अगर इस
पीरियड के दौरान अगर स्पर्म और oocyte का मिलन नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जाइगोट नहीं बनेगा। यानी सेम टाइमिंग में दोनों का रिलीज होना और दोनों का फ्यूज होना जरूरी है। अदरवाइज आपके एनसीईआरटी में भी यही दिया गया है कि दोनों का फ्यूजन नहीं होगा। बट सवाल तो अब भी वही है कि मैम हमारा ये जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, ये जो वजाइना है, यहाँ पे जो स्पर्म्स रिलीज हुए हैं, ये स्पर्म्स आखिर आगे जाएंगे कैसे, ये सर्विक्स रीजन को पार करके यूटरस तक कैसे पहुंचेंगे। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन में हम क्या करते हैं, ये देखो यहाँ पर दिया गया है। सेकेंड स्टेप अपना कौन सा होता है, कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन में हम स्पर्म्स को एक्टिवेट करते हैं। ये स्पर्म के एक्टिवेशन का प्रोसेस सर्विक्स और यूटेरस वाले रीजन में होता है। कहाँ कहाँ पर होता है, सर्विक्स एंड यूटेरस। बेसिकली कैपेसिटेशन में हम क्या करते हैं, स्पर्म की कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं, यानी कि उसकी स्पीड इंक्रीज करते हैं। पहले जो अपना स्पर्म एकदम स्लो मूवमेंट दिखाता है, ये देखो यहाँ पे, जैसे ही आपका स्पर्म इंसेमिनेट हुआ, हमने अपने स्पर्म, पहले हमारा स्पर्म कैसा मूवमेंट दिखा रहा था, अनड्यूलेटिंग, यानी कि एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट स्विम कर रहा था, एकदम धीरे धीरे स्विम कर रहा था, वेरी स्लो मूवमेंट, वेरी स्लो मूवमेंट। ओके, लेकिन जब हम अपने स्पर्म की कैपेसिटेशन करते हैं, कैपेसिटेशन में क्या होता है बच्चा लोग, इसमें हम स्पर्म के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करते, स्पर्म का स्ट्रक्चर वैसा ही रहता है, देयर इज नो चेंज इन द स्पर्म मॉर्फोलॉजी। हम इसमें सिर्फ उसकी मोटिलिटी इंक्रीज करते हैं। कैसे इंक्रीज करते हैं, कैल्शियम आयंस की मदद से हम स्पर्म को हाइपर एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी मदद से हमारा जो स्पर्म अनड्यूलेटिंग यानी कि एकदम स्लो मूवमेंट दिखा रहा था, अब वो स्पर्म विप्लैश मूवमेंट दिखाने लग जाता है। कैसी मूवमेंट दिखाने लग जाता है, विप्लैश मूवमेंट। विप्लैश मतलब क्या होता है, सटाक 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 करके एकदम स्विम कर करके वो फटाक से पहुंच जाएगा अपने सेकेंडरी oocyte तक। लेकिन ये विप्लैश मूवमेंट यानी कि ये कैपेसिटेशन करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 आवर्स का टाइम लगता है। और एक बार कैपेसिटेशन हो गया तो 5 से 6 मिनट में अपना स्पर्म, समझो एक बार इधर पे कैपेसिटेशन हो गया, तो कैपेसिटेशन करने के बाद आपका जो स्पर्म है, वो स्पर्म यहाँ से एम्प्यूला रीजन तक एकदम 5 से 6 मिनट में पहुंच जाएगा। कैपेसिटेशन करने के लिए उसको 5 to 6 आवर्स या 4 to 5 आवर्स का टाइम लगता है, लेकिन एक बार कैपेसिटेशन हो गया तो फिर उसको स्विम करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो सेकेंड स्टेप हमने क्या बोला, सेकेंड स्टेप हमने बोला कैपेसिटेशन, दैट इज एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। और ये एक्टिवेशन कहाँ होता है, यूटरस वाले रीजन में। कितना टाइम लगता है, 4 to 5 आवर्स। और कैपेसिटेशन करने के बाद हमारा स्पर्म कैसी मूवमेंट दिखाने लगता है, विप्लैश मूवमेंट। विप्लैश मतलब क्या होता है, ऐसी मूवमेंट। स्टार्टिंग में हमारा स्पर्म जब अनड्यूलेटेड फॉर्म में है तो वो ऐसे धीरे धीरे स्विम कर रहा है, दिस इज द अनड्यूलेटिंग टेल ऑफ द स्पर्म। ये कैसी टेल है हमारे स्पर्म की, अनड्यूलेटिंग, यानी एकदम स्लो स्विमिंग कर रहा है। लेकिन कैपेसिटेशन होने के बाद वो विप्लैश मूवमेंट दिखाता है। चलो अब थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं, टेक्स्ट बुक का क्या बताया गया हमको यहाँ पर। ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन यानी कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, कॉइटस होता है, सीमेन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वजाइना। तो हम इंसेमिनेशन करते हैं। क्या करते हैं हम, इंसेमिनेशन करते हैं। सीमेन रिलीज करना मतलब क्या होता है, फीमेल के वजाइना में स्पर्म्स को रिलीज कर देना। ओके, द मोटाइल स्पर्म्स स्विम रैपिडली, दे पास थ्रू द सर्विक्स एंड एंटर इनटू द यूटरस। तो ये जो हमारे स्पर्म्स है, इन स्पर्म्स का हम कैपेसिटेशन करते हैं और कैपेसिटेशन करके ये स्पर्म्स क्या करते हैं, फटाक से यूटरस तक पहुंच जाते हैं और यूटरस तक पहुंच के ये एम्प्यूलरी रीजन में पहुंच के हमारे स्पर्म ओवा को फटाक से फर्टिलाइज कर देते हैं। एम्प्यूला मतलब कौन सा रीजन होता है, सब लोग इधर ध्यान से देखो, ये वाला डायग्राम देखो सब लोग ध्यान से। ये देखो आपका जो स्पर्म है वो यहाँ यूटरस से इधर तक आया, तो दिस रीजन इज नोन एज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीट में या बोर्ड्स में, आपका जो सीबीएसई का टर्म एग्जाम है उसमें भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का साइट कौन सा है, तो आप बोलोगे एम्प्यूला ऑफ फेलोपियन ट्यूब, एम्प्यूला ऑफ फेलोपियन ट्यूब, या आप बोल सकते हो एम्प्यूला ऑफ ओविडक्ट। ओके, तो हमारा जो स्पर्म है, देखो ये एम्प्यूला वाला रीजन है, ये अपना फिम्ब्रिय वाला रीजन है और ये अपना इस्थमस वाला रीजन है। कौन सा रीजन है, ये इस्थमस वाला रीजन है। यहाँ पे आपका इम्प्लांटेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन की साइट को हम क्या बोलते हैं, एम्प्यूला। तो हमारा स्पर्म जब कैपेसिटेट हो जाता है तो कैपेसिटेट होने के बाद वो फेलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला रीजन तक पहुंच जाता है। The ovum released by the ovary is also transported to the ampullary region where fertilization takes place. तो हमने जो ग्राफियन फॉलिकल से ओवा रिलीज किया था, सब लोग ये डायग्राम देखो, ग्राफियन फॉलिकल से जो ओवा रिलीज हुआ है, इधर देखो ये अपना ग्राफियन फॉलिकल है और ये अपना ओव्यूलेशन प्रोसेस हो रहा है, यानी कि oocyte रिलीज किया जा रहा है। तो ये जो oocyte है, ये oocyte भी आपके एम्प्यूला तक पहुंच गया है और
आपके जो स्पर्म्स हैं, ये स्पर्म्स भी आपके एम्प्यूला तक आ गए हैं। दोनों जब एक ही टाइम पे एक ही साथ एम्प्यूला रीजन में पहुंचते हैं, दोनों जब एक ही टाइम पे एक साथ स्पर्म और oocyte एक साथ एम्प्यूला रीजन में पहुंचते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है। सो फर्टिलाइजेशन कैन अकर, देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्टिलाइजेशन कब होगा? इट कैन अकर इफ द ओवम एंड द स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली, यानी कि आपके फेलोपियन ट्यूब वाले रीजन में जब आपका स्पर्म, ये देखो आपके फेलोपियन ट्यूब वाले रीजन में यहाँ पर आपका oocyte है और यहाँ पर आपका स्पर्म है, दोनों जब एक साथ आएंगे तभी आपका फर्टिलाइजेशन होगा, तभी हमको क्या देखने को मिलेगा? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन विल अकर ओनली इफ द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्प्यूलरी रीजन। और यही रीजन है व्हाई नॉट ऑल कॉपुलेशंस लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। और यही रीजन है कि हर बार सेक्सुअल इंटरकोर्स करने पे प्रेगनेंसी क्यों नहीं होती है, क्योंकि ओव्यूलेशन कब होता है? 14th डे पे। ओव्यूलेशन कब होता है? ये देखो हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा था ना, ओव्यूलेशन कब होता है? 14th डे पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे। तो 14th डे के आसपास अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, देखो इधर पे हमने डायग्राम में भी देखा था, एक मिनट में आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखो हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के डायग्राम में भी देखा था कि ओव्यूलेशन पीरियड कब होता है? 14th डे पे। ये देखो यहाँ पे ये आपका 14th डे है और 14th डे पे क्या हो रहा है? आपका ओव्यूलेशन हो रहा है और इसके बाद ही आपका कॉर्पस ल्यूटियम बनना स्टार्ट होता है, हार्मोनल चेंजेस होना स्टार्ट होते हैं। तो अगर 14th डे के पहले कॉप्यूलेशन हुआ है तो स्पर्म अगर आया भी है तो भी वो किसको फर्टिलाइज करेगा? वो किसी को फर्टिलाइज नहीं करेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि ओव्यूलेशन के दिन या ओव्यूलेशन के बाद अगर कॉप्यूलेशन हो रहा है तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर ओव्यूलेशन के पहले कॉप्यूलेशन हो रहा है तो प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि तभी तो एग रिलीज हुआ ही नहीं है ना, एग रिलीज ही नहीं हुआ है। सो इसीलिए बोला गया है कि प्रेगनेंसी कब होती है? जब आपका ओवम और आपका स्पर्म एक साथ एम्प्यूलरी रीजन में आए। ठीक है, अब देखो इधर पे क्या बोला गया है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब हमारा स्पर्म और हमारा ओवम एक साथ फ्यूज होते हैं, देखो इधर पे, ये देखो जब हमारा स्पर्म और हमारा ओवम जब फ्यूज होंगे तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। हमने फर्स्ट स्टेज समझ लिया, हमने सेकंड स्टेज समझ लिया। अब देखो यहाँ पर थर्ड स्टेज हमको क्या बताया गया है। ठीक है, चलो मान लिया हमने कि कैपेसिटेशन करके हमने अपने स्पर्म की स्पीड तो बढ़ा दी, लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि मैम वजाइना के पास तो दो साइड से ओवरी होती है और कौन से पर्टिकुलर एम्प्यूलरी रीजन में कहाँ पर ओवा रिलीज हुआ है, ये स्पर्म को कैसे पता चलेगा? मतलब हमारा ओवा लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, ये स्पर्म को कैसे पता चलेगा? हाउ विल स्पर्म कम टू नो? उसको लेफ्ट, मतलब ये स्पर्म इधर तक आ गया है, ये जो अपना स्पर्म है ये स्पर्म यूटरस तक आ गया है, लेकिन अब इसको लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, ये इसको कौन बताएगा? अब इसके पास नेविगेशन तो होता नहीं है कि ये मैप ऑन कर ले और इसको बराबर लोकेशन पता चल जाए, तो कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए थर्ड स्टेज आता है कीमो अट्रैक्शन। थर्ड स्टेज कौन सा आता है? कीमो अट्रैक्शन। कीमो अट्रैक्शन में बेटा हमारा जो oocyte है वो अपने स्पर्म की हेल्प करता है। oocyte जो है वो हमारे स्पर्म की क्या करता है? हेल्प करता है। यहाँ पे जो हमारा ये oocyte बैठा हुआ है, ये oocyte क्या करेगा? ये कुछ केमिकल सिग्नल्स रिलीज करता है अपने बॉडी के बाहर, ये फर्टिलाइजिंग प्रोटीन बनाता है। देखो मैं इधर आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। ये समझो ये अपना यूटरस वाला रीजन है, यूटरस वाले रीजन के पास अपना स्पर्म वेट कर रहा है। स्पर्म क्या कर रहा है? वेट कर रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, लेफ्ट जाऊँ या राइट जाऊँ, कहाँ जाऊँ कोई तो बता दो। ये लेफ्ट और ये राइट, ठीक है, दिस इज द राइट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट साइड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो oocyte रिलीज हुआ है, यहाँ पर समझो ये ओवरी है, ये अपना फिम्ब्रिय है। ठीक है, यहाँ पर ये जो अपना oocyte रिलीज हुआ है, ये oocyte क्या करेगा? ये इस स्पर्म को सिग्नल भेजेगा कि तुम मेरे पास आओ। लेकिन कैसे सिग्नल भेजेगा? ये oocyte अपने सरफेस के ऊपर फर्टिलाइजिंग प्रोटीन्स बनाने लग जाता है। क्या बनाने लग जाता है? फर्टिलाइजिंग प्रोटीन, यानी कि आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये देखो, ये जो हमारा oocyte है, ये जो हमारे एग सेल्स हैं, ये देखो ये अपना एग सेल है। तो एग सेल के ऊपर आपको फर्टिलाइजिंग प्रोटीन देखने को मिल जाती है और ये फर्टिलाइजिंग प्रोटीन स्पर्म के साथ बाइंड करती है। देखो स्पर्म के हेड में एंटी फर्टिलाइजिंग पहले से लगा हुआ होता है। यहाँ पे ना स्पर्म के हेड में एंटी फर्टिलाइजिंग पहले से लगा हुआ होता है। तो हमारा oocyte क्या करता है? ये अपने स्ट्रक्चर के बाहर फर्टिलाइजिंग बना लेता है। देखो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ओवा क्या करता है, oocyte क्या करता है?
oocyte फर्टिलाइजिन बनाता है और स्पर्म के पास क्या है, एंटी फर्टिलाइजिन है। स्पर्म के पास क्या है, एंटी फर्टिलाइजिन है। तो अब स्पर्म को पता चलता है, स्पर्म को केमिकल सिग्नल्स मिलना स्टार्ट होता है कि oocyte एक्चुअली कहाँ पर है, लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है। जैसे ही oocyte से फर्टिलाइजिंग प्रोटीन्स बनना स्टार्ट होते हैं, अपना स्पर्म जो है वो oocyte के डायरेक्शन में भागना स्टार्ट कर देता है। कौन से डायरेक्शन में भागना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे oocyte प्रेजेंट है वो उस डायरेक्शन में भागना स्टार्ट कर देता है, यानी कि लेफ्ट साइड में वो भागना स्टार्ट कर देगा। अब क्या होगा, समझो ये अपना oocyte है और ये उसके ऊपर फर्टिलाइजिंग प्रोटीन है और यहाँ से आपका स्पर्म आ रहा है, यहाँ से आपका क्या आ रहा है, यहाँ से आपका ऐसा स्पर्म आ रहा है, ठीक है। तो अपने स्पर्म के ऊपर कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है, एंटी फर्टिलाइजिन, ठीक है। देखो मैं इधर फिर से लेबल कर रही हूँ, स्पर्म के पास एंटी फर्टिलाइजिन प्रोटीन होता है और oocyte के पास कौन सा प्रोटीन होता है, फर्टिलाइजिन प्रोटीन होता है। ये दोनों लॉक एंड की के जैसा एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। जैसे हर एक ताले की एक फिक्स्ड चाबी होती है, हर एक ताले की एक फिक्स्ड चाबी होती है, ये आपका लॉक है, ये आपकी की है, ठीक है। एक हर एक ताले की एक फिक्स चाबी होती है। आप किसी भी चाबी से, मतलब मास्टर की मत बोलो, मास्टर की को भूल जाओ, आप किसी भी ताले से, किसी भी चाबी से कोई भी ताला नहीं खोल सकते, हर एक ताले की एक फिक्स चाबी होती है। वैसे ही हमारा जो oocyte है, ये oocyte अपने सेम स्पीशीज के साथ ही, ये जो एक्स स्पीशीज का oocyte है, ये एक्स स्पीशीज के स्पर्म के साथ ही फर्टिलाइज करेगा, यानी कि स्पीशीज स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन करने के लिए ये कीमो अट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्पीशीज स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करने के लिए ये कीमो अट्रैक्शन वाला स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी कभी समझो आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर रहे हो या हाइब्रिडाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हो और ह्यूमन के एग के साथ, ह्यूमन फीमेल के oocyte के साथ आप डॉग का स्पर्म मिक्स कर रहे हो, तो अब डॉग के स्पर्म के ऊपर अगर अलग तरीके का एंटी फर्टिलाइजिन है, समझो ऐसा कोई एंटी फर्टिलाइजिन प्रेजेंट है, तो ये जो ट्राइंगल वाला एंटी फर्टिलाइजिन है ये अपने फर्टिलाइजिन के साथ बाइंड ही नहीं होगा ना, क्योंकि फर्टिलाइजिन ऐसा और एंटी फर्टिलाइजिन ऐसा है, तो ये तो बाइंड ही नहीं होगा, इसके लिए ऐसा ही एंटी फर्टिलाइजिन चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि कीमो अट्रैक्शन वाला स्टेज क्या करता है, कीमो अट्रैक्शन वाला स्टेज स्पीशीज स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन करने में हेल्प करता है, यानी कि सिलेक्टिव स्पीशीज के बीच में ही फर्टिलाइजेशन होता है और इसको हम बोलते हैं कंपैटिबिलिटी रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, कंपैटिबिलिटी रिएक्शन, यानी कि सेम स्पीशीज का स्पर्म सेम एग के साथ फर्टिलाइज करेगा। सो दिस इज नोन एज थर्ड स्टेप, कीमो अट्रैक्शन यानी फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन का रिएक्शन। अब समझो आपका स्पर्म पहुंच गया, आपका जो स्पर्म है वो आपके एग तक पहुंच गया है, ठीक है। हमारा जो स्पर्म है, इधर देखो सब लोग इस डायग्राम को देखो, हमारा ये जो स्पर्म है, ये स्पर्म जैसे तैसे मेहनत करके oocyte तक पहुंच तो गया है, लेकिन अब ये oocyte के अंदर कैसे एंटर करेगा उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर भी बता देती हूँ। जहां पर हमारे oocyte में पोलार बॉडी प्रेजेंट होती है उस रीजन को हम एनिमल पोल बोलते हैं, और जहां पर पोलार बॉडी एब्सेंट होती है उसके अपोजिट वाले रीजन को वेजिटल पोल बोलते हैं। जहां पर पोलार बॉडी प्रेजेंट है उसको एनिमल पोल बोलेंगे और पोलार बॉडी के अपोजिट वाले डायरेक्शन को वेजिटल पोल बोलेंगे। ये पोलार बॉडी का क्या फंक्शन है, ये स्पर्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में हेल्प करती है, मतलब स्पर्म पोलार बॉडी की तरफ से एंटर करेंगे तो फ्यूजन जल्दी होगा क्योंकि न्यूक्लियस नजदीक में प्रेजेंट है, और अगर ये वेजाइटल पोल से एंटर करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि न्यूक्लियस थोड़ा दूर प्रेजेंट होता है, बट इतना फर्क नहीं पड़ता, पोलार बॉडीज से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो सबको फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन वाला रिएक्शन समझ में आया। अब देखो इधर पे, ठीक है, अब ध्यान से देखना इस डायग्राम को। यहाँ पर आपका स्पर्म आया है, स्पर्म ने जैसे तैसे करके आपके oocyte तक एंट्री ले ली, लेकिन अपने oocyte के बाहर क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे कोरोना रेडिएटा के सेल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे कोरोना रेडिएटा के सेल्स प्रेजेंट है। तो अब अपने स्पर्म को पहले तो इस कोरोना रेडिएटा के सेल्स को मारना पड़ेगा। देखो ये वाला डायग्राम हमने देखा था ना ओवम का, ये देखो ये जो अपना स्पर्म आ रहा है, सब लोग इधर ध्यान से देखो, ये जो अपना स्पर्म आ रहा है, ये स्पर्म, एक मिनट में दूसरा कलर लेती हूँ, हाँ, ये जो अपना स्पर्म आ रहा है, इस स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है, इसको अंदर जाना है, इसको oocyte के अंदर आना है, लेकिन बाहर कोरोना रेडिएटा के सेल्स ने इनको रोक के रखा है। तो हमारा जो स्पर्म होता है, स्पर्म के पास जो एक्रोसोम वाला स्ट्रक्चर होता है, हमने पढ़ा था ना सिंगल स्पर्म का स्ट्रक्चर, याद करो, देखो इधर पे हमने ऊपर पढ़ा था जब हम मेल गैमेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे, तब हमने पढ़ा था स्पर्म का सिंगल स्ट्रक्चर। स्पर्म का जो हेड वाला रीजन होता है, इसके पास ये एक्रोसोम जो होता है, ये एक्रोसोम के पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं इसके पास, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। तो स्पर्म के एक्रोसोम में कौन से एंजाइम्स होते हैं, इधर पे हम लिख लेते हैं। स्पर्म के एक्रोसोम में 3 टाइप की एंजाइम्स होती हैं। सबसे पहली एंजाइम होती है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। सबसे पहली एंजाइम कौन सी होती है, कोरोना पेनिट्रेटिंग
पेनिट्रेटिंग एंजाइम, यानी कि ये कोरोना के सेल्स को साइड साइड में धक्का देके अंदर एंटर करने की कोशिश करेंगे। फिर सेकंड एंजाइम कौन सी होती है? हियालुरोनिडेज। सेकंड मैं बताती हूँ, तीनों का फंक्शन बताती हूँ। हियालुरोनिडेज दूसरी एंजाइम होती है हियालुरोनिडेज, और थर्ड एंजाइम होती है जोनालाइसिन। थर्ड एंजाइम कौन सी होती है? जोनालाइसिन। देखो ये अपना ऊ साइट है, सब लोग देखो इधर पे, ये अपना ऊ साइट है, ठीक है। ऊ साइट के बाहर आपको जोना पेलुसिडा का लेयर देखने को मिल रहा है। ये अपना जोना पेलुसिडा का लेयर है, जो रेड कलर का मैंने बनाया है, ये अपना जोना पेलुसिडा का लेयर है। जोना पेलुसिडा के ऊपर क्या अटैच है? जोना पेलुसिडा के पास आपके फर्टिलाइजिंग प्रोटीन्स है। जोना पेलुसिडा के पास क्या है? आपके फर्टिलाइजिंग प्रोटीन्स है। फिर इनके बाहर आपको और एक लेयर देखने को मिलती है, दैट इज कोरोना रेडिएटा की लेयर। कौन सी लेयर प्रेजेंट है यहाँ पे? कोरोना रेडिएटा की लेयर प्रेजेंट है। और ये कोरोना रेडिएटा के जो सेल्स हैं काफी ज्यादा टफ सेल्स होते हैं, ठीक है। ये कोरोना रेडिएटा के सेल्स आपस में कैसे चिपके हुए हैं? हियालुरोनिक एसिड की मदद से। ये आपस में कैसे अटैच्ड हैं? ये देखो, ये अपने कोरोना रेडिएटा के सेल्स हैं, और ये आपस में कैसे एक दूसरे से चिपके हुए हैं? हियालुरोनिक एसिड की मदद से। कैसे चिपके हुए हैं? हियालुरोनिक एसिड की मदद से। अब समझो आपका जो स्पर्म अंदर आ रहा है, आपका जो स्पर्म अंदर आ रहा है, ये स्पर्म का सबसे पहला टास्क क्या होगा? ये स्पर्म का सबसे पहला टास्क होगा कि ये इन कोरोना रेडिएटा के सेल्स को डिस्ट्रॉय करे। तो उसके लिए ये कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम रिलीज करता है। चलो, इसने कोरोना रेडिएटा को डिस्ट्रॉय कर भी दिया, लेकिन अब उसको अंदर जाना है, तो उसको ये हियालुरोनिक एसिड भी डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो हियालुरोनिक एसिड डिसॉल्व करने के लिए हियालुरोनिडेज एंजाइम। और एक बार आपका स्पर्म जैसे तैसे यहाँ तक पहुंच गया, तो अब अपने स्पर्म का टास्क होता है ये जोना पेलुसिडा का लेयर डिस्ट्रॉय करना। ये देखो, समझो अपना स्पर्म मेहनत करके, समझो अपना स्पर्म, अपने स्पर्म ने क्या किया? यहाँ पे अपने कोरोना रेडिएटा के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, और अब वो जोना पेलुसिडा तक पहुंच गया है। तो अब ये जोना पेलुसिडा की लेयर उसको डिसॉल्व करनी है। तो जोना पेलुसिडा की लेयर डिसॉल्व करने के लिए वो जोनालाइसिन एंजाइम रिलीज करता है। कौन सा एंजाइम रिलीज करता है? जोनालाइसिन। और इन तीनों एंजाइम के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? स्पर्म लाइसिन। ये जो तीन एंजाइम्स बनी है एक्रोसोम के अंदर, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? स्पर्म लाइसिन। क्या बोलते हैं? स्पर्म लाइसिन। तो चलो देखो, इधर पे थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्या बताया गया है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये एकदम लास्ट में होगा। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन सबसे पहले क्या होता है? अपना जो स्पर्म है वो जोना पेलुसिडा लेयर के कांटेक्ट में आता है। ये देखो, ये अपनी जोना पेलुसिडा की लेयर है, तो जोना पेलुसिडा के लेयर के कांटेक्ट में आ रहा है वो, ठीक है। ये देखो, ये जो ग्रीन कलर की लेयर है, ये अपनी जोना पेलुसिडा की लेयर है। तो ये जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आता है एंड इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स। मतलब क्या बोला गया है? समझो, एक भी स्पर्म अगर जोना पेलुसिडा के साथ चिपक गया, तो बाकी के जो पीछे के सेल्स हैं, ये बाकी के कोरोना रेडिएटा के जो सेल्स हैं, ये सेल्स वापस से फ्यूज हो जाएंगे। मतलब एक स्पर्म भी अगर जोना पेलुसिडा के पास आ गया, तो कोरोना रेडिएटा के सेल्स वापस फ्यूज हो जाते, ताकि बाकी के स्पर्म्स अंदर ना आ सकें। तो इधर पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है आपके लिए, जो स्टेजेस हमने लिखे थे, ये देखो स्टेजेस पे जाते हैं वापस। हाँ, ये देखो, एक्रोसोम रिएक्शन में क्या होता है? आपके एक्रोसोम के पास स्पर्म लाइसिन एंजाइम प्रेजेंट है। स्पर्म लाइसिन यानी 3 एंजाइम्स, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो कोरोना रेडिएटा के सेल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, हियालुरोनिडेज एंजाइम जो हियालुरोनिक एसिड को डिसॉल्व करेगी, और जोना लाइसिन जो जोना पेलुसिडा की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करेगी। ये जोना पेलुसिडा के साथ जैसे ही हमारा स्पर्म बाइंड करता है, समझो ये देखो, ये अपना ऊ साइट है और ये अपना स्पर्म है, ये ऊ साइट का न्यूक्लियस है। तो जैसे ही अपना स्पर्म जोना पेलुसिडा के साथ अटैच होता है, वैसे ही बहुत सारे सोडियम आयंस का अंदर इन्फ्लक्स होने लग जाता है। सोडियम आयंस का अंदर की तरफ इन्फ्लक्स होने लग जाता है, यानी कोरोना रेडिएटा के सेल्स के प्रेजेंस में बहुत सारे सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स हो जाता है, और जिसके वजह से आपका जो जोना पेलुसिडा का मेम्ब्रेन है, ये देखो, ये जोना पेलुसिडा की जो मेम्ब्रेन है, ये डीपोलराइज हो जाती है। डीपोलराइज यानी कि अचानक से ये एक्टिवेट हो जाती है, और जैसे ही एक्टिवेट हो जाती है, हमारे ऊ साइट को सिग्नल मिल जाता है कि एक स्पर्म आ गया है। तो ये एक स्पर्म को हम अंदर ले लेते हैं और बाहर वापस से पूरी लेयर को कवर कर देते हैं, ताकि अब कोई दूसरा स्पर्म अंदर ना आ सके, अब कोई दूसरा स्पर्म अंदर ना आ सके। तो इसको हम बोलते हैं फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। इसको हम क्या बोलते हैं? फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। एक स्पर्म जैसे ही जोना पेलुसिडा के साथ टच हुआ, समझो ये आपका ऊ साइट है, ये आपका स्पर्म है, जैसे ही आपका स्पर्म जोना पेलुसिडा के साथ टच हो जाता है, आपके जोना पेलुसिडा के बाहर और एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाती है, जो अब दूसरे किसी स्पर्म को अंदर नहीं आने देगी। तो जो सबसे फास्टेस्ट स्पर्म होगा, सिर्फ वही अब आपके ऊ साइट के साथ रिएक्ट करने वाला है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर पर्पज ऑल्सो।
ओके, तो ये था अपना फोर्थ पॉइंट। तो हमने थियोरी में पढ़ा कि यहाँ पे क्या हो जाता है, पॉलीस्पर्मी ब्लॉक कर दी जाती है, इट इंड्यूसेस चेंज इन द मेम्ब्रेन, जो आगे जाके फर्दर स्पर्म्स को ब्लॉक कर देगा। ओके, तो इससे हमको क्या श्योरिटी मिलती है, दिस एंश्योर्स दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज ओवम। तो इतने सारे जो स्पर्म्स यहाँ पर घुसने की कोशिश कर रहे थे, इसमें से जो स्पर्म सबसे पहले जोना पेलुसिडा के पास आएगा, इसमें से जो स्पर्म सबसे पहले जोना पेलुसिडा के साथ कांटेक्ट में आएगा, सिर्फ वही स्पर्म फर्टिलाइजेशन करेगा, बाकी स्पर्म्स की एंट्री ब्लॉक हो जाएगी। यस, सो इट एंश्योर्स दैट ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइजेस द ओवम। द सेक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प्स द स्पर्म टू एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेलुसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि हमारे स्पर्म से जो सेक्रीशन निकलता है, यहाँ पर देखो क्या बताया गया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte एंड स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्यूज्ड। इधर पे देखो, ये वाला डायग्राम देखो सब लोग, हमारा जो स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और oocyte का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दोनों ने साथ में फ्यूजन कर लिया है। ये देखो, ये हमारे एग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये हमारे स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये हमारे एग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये हमारे स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। हमारे स्पर्म ने क्या किया, एक्रोसोम में से हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिलीज किए ताकि स्पर्म अंदर जा सके, जोना पेलुसिडा को डिसॉल्व करके वो अंदर जा सके। जैसे ही स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज होता है, वैसे ही आपका क्या देखने को मिलता है, इधर पे स्पर्म का न्यूक्लियस जो है वो अंदर एंटर करने लग जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर की तरफ एंटर करने लग जाएगा। तो स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज होते ही हमारे एग के मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेस होते हैं और उस चेंजेस के वजह से हमारा जो oocyte है वो स्पर्म के न्यूक्लियस को अपनी बॉडी में ले लेता है। तो स्पर्म का न्यूक्लियस और स्पर्म के पास जो सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, स्पर्म का न्यूक्लियस और स्पर्म के पास जो सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, ये दोनों चीजें oocyte के साइटोप्लाज्म में चली जाती हैं। कहाँ चली जाती हैं, ये देखो, ये अपने स्पर्म का सेंट्रियोल है, तो सेंट्रियोल प्लस स्पर्म का न्यूक्लियस, ये दोनों चीजें oocyte के साइटोप्लाज्म में चली जाती हैं और बाकी जो स्पर्म का बाकी का बचा हुआ जो बॉडी पार्ट होता है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है, ऑटोमेटिकली साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो देखो इधर पे क्या बताया गया है हमको, यहाँ पर जैसे ही हमारा स्पर्म, ये देखो, स्पर्म और oocyte का प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफ्यूज हुआ, अपना एग एक्टिवेट हो गया, अपना एग क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। एग एक्टिवेशन मतलब क्या होता है, हमारे oocyte का जो मियोसिस 2 अटका हुआ था, हमारे oocyte का जो मियोसिस 2 अटका हुआ था, अब वो मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा। वो मियोसिस 2 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कैसे कंप्लीट होगा, मियोसिस 2 कंप्लीट करने के लिए स्पिंडल फाइबर्स चाहिए और स्पिंडल फाइबर्स किसकी मदद से बनते हैं, सेंट्रियोल्स की मदद से बनते हैं। तो स्पर्म के हेड के पास जो सेंट्रियोल था, वो सेंट्रियोल अपने एग के साइटोप्लाज्म में आ गया। तो अब ये सेंट्रियोल्स क्या करेंगे, ये स्पिंडल फाइबर बनाएंगे और अपने oocyte का मियोसिस 2 कंप्लीट करेंगे। देखो अभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ध्यान से सुनो, अपने स्पर्म की बॉडी में से सिर्फ सेंट्रियोल और न्यूक्लियस अंदर आया है, तो न्यूक्लियस तो बाद में फ्यूजन करेगा, पहले ये सेंट्रियोल क्या करेगा, ये सेंट्रियोल अपने एग के न्यूक्लियस का, ये अपने एग के न्यूक्लियस को मियोसिस 2 कंप्लीट कर देता है। मतलब यहाँ से ऐसे स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं और ये जो एग का न्यूक्लियस है, ये जो एग का न्यूक्लियस है, ये डिवाइड हो जाता है। तो हमारे साइटोप्लाज्म मतलब हमारे oocyte का जो मियोसिस 2 अटका हुआ था, ये मियोसिस 2 अब कंप्लीट हो जाएगा। मियोसिस 2 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको फिर से 2 सेल्स देखने को मिलेंगे, एक बड़ा सा न्यूक्लियस देखने को मिलेगा जिसमें आपके हेप्लॉइड न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे और एक छोटा पोलार बॉडी देखने को मिलेगा। दिस इज सेकेंड पोलार बॉडी। ये कौन सी पोलार बॉडी बनेगी, सेकेंड पोलार बॉडी। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, फीमेल के oocyte का मियोसिस 2 किसके वजह से कंप्लीट हुआ, मेल के सेंट्रियोल के वजह से। किसके वजह से कंप्लीट हुआ, मेल के सेंट्रियोल के वजह से। मेल के स्पर्म के पास एक्रोसोम था जो पहले ही हमने यूज कर लिया, उसके पास न्यूक्लियस है जो न्यूक्लियस बाद में फ्यूज होने वाला है, और उसके पास यहाँ पे सेंट्रियोल था। इस सेंट्रियोल के वजह से फीमेल का मियोसिस 2 कंप्लीट होता है। इसको बोलते हैं एग एक्टिवेशन। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, एग एक्टिवेशन। प्लीज इसको बार बार रिपीट करके देखो। फीमेल के एग का मियोसिस 2 कंप्लीट हो गया और हमारा जो सेकेंडरी oocyte था वो डिवाइड होके क्या बनाता है, सेकेंड पोलार बॉडी और मैच्योर ओवम। क्या बनाता है वो, सेकेंड पोलार बॉडी एंड मैच्योर ओवम। अब ये ओवम भी हेप्लॉइड है और ये सेकेंड पोलार बॉडी भी हेप्लॉइड है। सेकेंड पोलार बॉडी आगे जाके डिसॉल्व हो जाएगी, सेकेंड पोलार बॉडी क्या हो जाएगी, आगे जाके डिसॉल्व हो जाएगी। अब ये जो मैच्योर ओवम है ये कन्वर्ट हो जाएगा फीमेल प्रोन्यूक्लियस में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा ये बड़ा होगा साइज में और ये कन्वर्ट हो जाएगा फीमेल प्रोन्यूक्लियस में।
अब जाके आपका मेल का न्यूक्लियस और फीमेल का न्यूक्लियस फ्यूज होगा, लेकिन इतने जल्दी नहीं, थोड़ा सा कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का पार्ट अभी बचा हुआ है। ये देखो इधर पे एक स्टेज अभी, सॉरी कहाँ पे, मैं बहुत नीचे आ गई, हाँ एक स्टेज अभी इधर पे बचा हुआ है। ये देखो आपका मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ। क्या कंप्लीट हुआ बच्चा लोग, यहाँ पे हमारा मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ। क्या कंप्लीट हुआ, हमारा मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ। ओके तो सेकेंड पोलर बॉडी डिसॉल्व हो जाती है, मियोसिस 2 इज कंप्लीट, मियोसिस 2 इज कंप्लीटेड एंड सेकेंड पोलर बॉडी डिसॉल्व हो जाती है। जैसे ही मियोसिस 2 कंप्लीट होता है, हमारे ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स है, ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स क्या करने लग जाते हैं, एक्सोसाइटोसिस करने लग जाते हैं। ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स कहाँ से आए, ये oocyte के साइटोप्लाज्म से ही आते हैं। कहाँ से आते हैं, ये oocyte के साइटोप्लाज्म से आते हैं। ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स अपने अंदर का सब्सटेंस बाहर रिलीज करने लगते हैं, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मतलब क्या होता है, ये देखो अंदर ऐसे बहुत सारे, रुको मैं दूसरे कलर से बनाती हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट थे, ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स क्या करेंगे, ये अपने सब्सटेंस को बाहर रिलीज करने लगेंगे। और यहाँ पे जो मेम्ब्रेन ब्रेक हुई थी स्पर्म के अंदर आने की वजह से, ये बीच की जो मेम्ब्रेन ब्रेक हुई थी, ये मेम्ब्रेन वापस से सील हो जाती है। तो ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं, ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं, ये एक्सोसाइटोसिस करते हैं। एक्सोसाइटोसिस मतलब क्या होता है, एक्सो मीन्स आउट और साइटोसिस यानी कि सेल, मतलब ये अपना कंपोनेंट सेल के बाहर छोड़ रहे हैं, ताकि जो मेम्ब्रेन ब्रेक हुआ है, समझो ये कोई मेम्ब्रेन है, ये ब्रेक हो गई थी, तो अब इसको वापस से धीरे धीरे करके सील किया जा रहा है, ताकि बाहर से कोई दूसरा स्पर्म ना आ सके। और इसको बोलते हैं स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। इसको क्या बोलेंगे, जब आपका कॉर्टिकल ग्रैन्यूल एक्सोसाइटोसिस करता है तो दिस इज नोन एज स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, किधर बताया था ये मैंने आपको, देखो यहाँ पे इस डायग्राम में, यहाँ पे मैंने बोला था ना कि ये जो आपका कॉर्टिकल ग्रैन्यूल है, ये क्या करेगा, ये स्लो ब्लॉक करेगा पॉलीस्पर्मी को, यानी कि धीरे धीरे करके ये आपकी मेम्ब्रेन को सील कर देगा, ताकि बाहर से कोई दूसरा एक्स्ट्रा स्पर्म ना आ सके। जोना पेलुसिडा ने तो पहले से ही फास्ट ब्लॉक करके रखा है, देखो इधर पे लिख देते हैं चाहिए तो, ये देखो लिखते हैं, मतलब मैंने लिख के रखा है, आप अपने लिए पॉइंट नोट करके रखो। जोना पेलुसिडा क्या करता है, ये फास्ट ब्लॉक करता है, और कॉर्टिकल ग्रैन्यूल क्या करता है, ये स्लो ब्लॉक करता है। तो हमको दो टाइप का पॉलीस्पर्मी ब्लॉकेज देखने को मिलता है, ठीक है। पॉलीस्पर्मी इज ब्लॉक्ड बाय 2 डिफरेंट स्टेप्स। पॉलीस्पर्मी इज ब्लॉक्ड, पॉलीस्पर्मी अवॉइड। पॉलीस्पर्मी मतलब क्या होता है, 2 स्पर्म्स एक साथ अंदर नहीं आने चाहिए, तो पॉलीस्पर्मी इज अवॉइडेड बाय 2 मैकेनिज्म, एक होता है फास्ट और एक होता है स्लो। स्लो वाला पॉलीस्पर्मी कौन प्रिवेंट करता है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। कब होता है ये, मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद। स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी कब देखने को मिलता है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल से, आफ्टर मियोसिस 2 इज कंप्लीटेड, आफ्टर मियोसिस 2 इज कंप्लीटेड। यस, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स क्या करते हैं, स्लो ब्लॉक कर देते हैं। और जोना पेलुसिडा क्या करता है, फास्ट ब्लॉक करता है। जोना पेलुसिडा कब करता है फास्ट ब्लॉकेज, आफ्टर द फ्यूजन ऑफ स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आफ्टर स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूजेस विथ oocyte का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जब आपका oocyte और स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाता है, तो आपका जोना पेलुसिडा स्पर्म की एंट्री ब्लॉक कर देता है। तो 2 तरीके से ब्लॉकेज हमको देखने मिलता है, मतलब एक्स्ट्रा स्पर्म्स अंदर आने ही नहीं चाहिए। तो देखो इधर पे क्या बोला गया है, दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। तो अपने सेकेंडरी oocyte का मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो गया, और ये मियोटिक डिवीजन अनइक्वल होता है, इसीलिए हमको एक सेकेंड पोलर बॉडी देखने को मिलती है और एक हेप्लॉइड ओवम देखने को मिलता है। इस हेप्लॉइड ओवम को हम ऊटिड बोलते हैं। ऊटिड मतलब क्या होता है बच्चा लोग, ऊटिड यानी कि इमेच्योर ओवम। ऊटिड वर्ड का मतलब क्या होता है, इमेच्योर ओवम, जो अभी तक मेच्योर नहीं हुआ है, लेकिन कुछ समय के बाद ये मेच्योर हो जाएगा। सो सून, सून यानी कि बहुत जल्द। सून हमको क्या देखने को मिलता है, द हेप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड दैट ऑफ द ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। तो अब क्या होगा, हमने मियोसिस 2 भी कंप्लीट कर लिया, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स ने भी अपना फंक्शन कर लिया, ये वाइटलिन मेम्ब्रेन को ब्लॉक कर देते हैं, जिसके वजह से पॉलीस्पर्मी स्टॉप हो जाती है। और अब लास्ट में होता है अपना सिनगैमी, यानी कि अब इतना मेहनत करके अपना स्पर्म अंदर घुसी गया है, इतनी मेहनत करके अपना स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर घुसी गया है, तो अब क्या होगा, इधर पे देखो, ये अपने स्पर्म का जो न्यूक्लियस आया है, ये अपने स्पर्म का जो न्यूक्लियस एग के अंदर आया है, ये अपना oocyte है। तो ये oocyte का प्रो न्यूक्लियस
ये oocyte का प्रोन्यूक्लियस और ये स्पर्म का प्रोन्यूक्लियस, ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे और आपको देखने को मिलेगा डिप्लॉइड जाइगोट। इसके पास 23 क्रोमोसोम्स थे, इसके पास 23 क्रोमोसोम्स थे, मिला के ये n और ये n मिला के आपको क्या देखने को मिलेंगे, डिप्लॉइड जाइगोट, जिसमें 46 क्रोमोसोम्स होंगे। तो अब ये हुआ फर्टिलाइजेशन कंप्लीट। अब क्या हुआ अपना फर्टिलाइजेशन कंप्लीट, और इसको हम बोल सकते हैं सिनगैमी। इसको हम क्या बोल सकते हैं, सिनगैमी। लेकिन देखो ये कितने टाइम के बाद हुआ, ये कितने टाइम के बाद हुआ, 7 से 8 स्टेजेस, आप इसको 9-10 में भी डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहले इंसेमिनेशन यानी स्पर्म की एंट्री वजाइना में, फिर कैपेसिटेशन यानी स्पर्म का स्पीड बढ़ाना, फिर कीमो अट्रैक्शन यानी स्पर्म को डायरेक्शन बताना, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन्स बनाना जिसके मदद से कंपैटिबिलिटी रिएक्शन हो सके, फिर एक्रोसोम रिएक्शन यानी स्पर्म का जो एक्रोसोम है वो 3 अलग अलग एंजाइम्स रिलीज करता है ताकि वो जोना पेलुसिडा के पास जा सके। जैसे ही स्पर्म जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आता है, सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स होता है जिसके वजह से जोना पेलुसिडा की मेम्ब्रेन एक्टिवेट हो जाती है और वो फटाक से कवर कर देती है ताकि दूसरा स्पर्म अंदर ना आ सके। तो फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। फिर उसके बाद जैसे ही आपका स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आपके oocyte का प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाता है, एग एक्टिवेशन होता है। एग एक्टिवेशन किसके वजह से होता है, आपके मेल के सेंट्रियोल्स के वजह से। किसके वजह से होता है, मेल के सेंट्रियोल्स के वजह से आपके सेकेंडरी oocyte का मियोसिस 2 कंप्लीट होता है। ये आपको किसी बुक में नहीं दिया है, प्लीज इसको नोट डाउन करो। मेल के सेंट्रियोल के वजह से मियोसिस 2 कंप्लीट होता है, आपका सेकेंड पोलर बॉडी बनता है और मैच्योर ओवम बनता है। स्टार्टिंग में ये ओवम मैच्योर नहीं होता है तो इसको हम ऊटिड बोलते हैं, लेकिन बाद में जब ये मैच्योर हो जाता है तो मैच्योर होने के बाद हम इसको बोलते हैं फीमेल प्रोन्यूक्लियस। क्या बोलेंगे हम इसको, फीमेल प्रोन्यूक्लियस। और जब आपका फीमेल प्रोन्यूक्लियस बनता है उसी टाइम पे आपके कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स क्या करते हैं, एक्सोसाइटोसिस करके आपके वाइटलिन मेम्ब्रेन को ब्लॉक कर देते हैं जिससे एक्स्ट्रा स्पर्म आने के चांसेस टोटली खत्म हो जाएं। और फाइनली आपका फीमेल और मेल प्रोन्यूक्लियाई फ्यूज हो जाता है जिसको हम बोलते हैं सिनगैमी, और बदले में आपको मिलता है डिप्लॉइड जाइगोट। बदले में हमको क्या मिलता है, डिप्लॉइड जाइगोट। तो ये देखो बहुत ही ब्यूटीफुल सा डायग्राम है। ओव्यूलेशन हुआ, स्पर्म आया, फर्टिलाइजेशन हुआ, डिप्लॉइड जाइगोट बना। ठीक है, तो चलो फर्टिलाइजेशन तक का पार्ट, मतलब यहाँ तक का पार्ट ये अपना डिप्लॉइड जाइगोट है। ठीक है, यहाँ तक का पार्ट हम थ्योरी में कवर कर लेते हैं। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी देयर इन द जाइगोट, अभी हमको इसका आंसर आगे ही दिया है। डिप्लॉइड बोला है ना, डिप्लॉइड यानी 2n, यानी कितने क्रोमोसोम्स रहेंगे, 46 क्रोमोसोम्स रहेंगे। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। हाँ, तो देखो आगे क्या बोला गया हमको, कितने क्रोमोसोम्स रहेंगे, 46 क्रोमोसोम्स रहेंगे। वन हैज टू रिमेंबर दैट द सेक्स ऑफ द बेबी हैज बीन डिसाइडेड एट दिस स्टेज इटसेल्फ। अब देखो फर्टिलाइजेशन का फायदा क्या हुआ भाई, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द फर्टिलाइजेशन। इतना जो हमने मेहनत करके ये फर्टिलाइजेशन वगैरह किया, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। एक मिनट रुको, फोटो डाउनलोड होने दो, क्या हो गया इसको। हाँ चलो, जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक हम इधर देख लेते हैं। तो ये जो इतनी मेहनत करके हमने फर्टिलाइजेशन किया, इसका सिग्निफिकेंस क्या क्या निकला ये देखो। सबसे पहले तो ह्यूमंस में जो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो रीस्टोर हो गए, यानी कि मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट दोनों के पास 23 + 23 थे, तो हमको 46 क्रोमोसोम जाइगोट में देखने मिलते हैं। तो ये नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर रीस्टोर हो गया। और सेकेंड एडवांटेज क्या हुआ, हमको जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, हमारा जो जाइगोट है ये मेल होगा या फीमेल होगा, ये जाइगोट मेल होगा या फीमेल होगा, वो भी हमको इसी स्टेज में पता चल जाता है। कैसे पता चलता है, देखो हमारा जो स्पर्म होता है, हमारा जो स्पर्म होता है इसके पास 22 ऑटोसोम्स होते हैं। इसके पास क्या होते हैं, 22 ऑटोसोम्स होते हैं और एक एक्स क्रोमोसोम होगा। या तो फिर समझो कोई ऐसा स्पर्म है, कोई ऐसा स्पर्म है जिसके पास 22 ऑटोसोम्स हैं और वाई क्रोमोसोम है, क्योंकि मेल्स के पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है। तो गैमेटोजेनेसिस के स्टेज में, गैमेटोजेनेसिस के स्टेज में कुछ मेल क्रोमोसोम्स में, मतलब कुछ मेल स्पर्म्स में एक्स क्रोमोसोम होता है, कुछ मेल स्पर्म्स में वाई क्रोमोसोम होता है। लेकिन फीमेल का जो oocyte बन रहा है, फीमेल का जो oocyte बन रहा है, फीमेल्स के पास तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम है, तो इनके पास 22 ऑटोसोम्स होंगे और एक एक्स क्रोमोसोम होगा। अब अगर समझो कि मेल का ये वाला स्पर्म आपके फीमेल के साथ फर्टिलाइज हुआ तो हमको फीमेल चाइल्ड मिलेगी। क्या मिलेगी हमको, 44 + XX, यानी कि लड़की मिलेगी। और अगर मेल का ये वाला स्पर्म अपने oocyte के साथ फ्यूज हुआ तो हमको क्या मिलेगा, 44 + XY, यानी कि मेल चाइल्ड मिलेगा। यानी कि ये स्पर्म के ऊपर एक्चुअली में डिपेंड करता है कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा, यानी कि ये एक्चुअली मेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी इंडियन सोसाइटी में विमेन को ब्लेम किया जाता है कि तू हमको पोता नहीं दे पा रही है या लड़का पैदा नहीं कर पा रही है, तो ये गलत बात है। एक्चुअली ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। अब मेल भी थोड़ी ना तो देख के फर्टिलाइजेशन करेगा कि यही स्पर्म जाना चाहिए, ये मेल वाला स्पर्म है, ये फीमेल वाला स्पर्म है। आज के टाइम पे यार फीमेल एंटरप्रेन्योर्स, फीमेल इंडस्ट्रियलिस्ट, फीमेल साइंटिस्ट कितना आगे बढ़ रही हैं। मतलब हमारी जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थी वो भी फीमेल थी।
तो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सोसाइटी में ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो भेदभाव है कि लड़का लड़की अलग हैं, ये जो भी है ये सब गलत है। अभी के टाइम पे कोई किसी से कम नहीं है, ना लड़का लड़कियों से कम है, ना लड़कियां लड़कों से कम है। लेकिन फिर भी जो आपका जाइगोट का सेक्स डिटर्मिनेशन, जाइगोट का जो सेक्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्पर्म के ऊपर। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि मेल के ऊपर डिपेंड करता है। अब मेल को थोड़ी ना तो मालूम है कि कौन सा स्पर्म एक्स है और कौन सा स्पर्म वाई वाला क्रोमोसोम कैरी कर रहा है। तो ये डिपेंड करता है स्पर्म के ऊपर कि कौन सा स्पर्म उस साइड के साथ फ्यूज होगा। और यार बच्चा होना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है, इट इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर। तो लड़का हो या लड़की हो, उसको अच्छे से पालो पोसो, वही आपका नाम रोशन करेंगे। ठीक है, चलो देखो आगे क्या बताया गया है। One has to remember that the sex of the baby has been decided at this stage itself. तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तभी हमको पता चल जाता है कि बच्चा मेल है या फीमेल है। लेट अस सी हाउ। देखो इधर आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। एज यू नो द क्रोमोसोम पैटर्न इन द ह्यूमन फीमेल इज XX। फीमेल्स के पास XX क्रोमोसोम होते हैं और मेल्स के पास XY होते हैं। ठीक है, तो अगर फीमेल्स का जो गैमेट बन रहा है उनके पास तो सारे के सारे X क्रोमोसोम्स ही होंगे। फीमेल में जो गैमेटोजेनेसिस होगा उनमें तो सब X क्रोमोसोम ही होंगे क्योंकि दोनों गैमेट XX है। पर मेल्स में 50% स्पर्म्स के पास X क्रोमोसोम होता है और 50% स्पर्म्स के पास Y क्रोमोसोम होता है। सो द सेक्स क्रोमोसोम कुड बी आइदर X, hence 50% of the sperms can carry X chromosome while other 50% carry Y chromosome. After fusion of male and female gamete, the zygote would carry either XX और XY। देखो फर्टिलाइजेशन जब होता है, फ्यूजन जब होता है, तो हमारे जाइगोट के अंदर या तो XX क्रोमोसोम रहेगा या तो XY। डिपेंड करता है कि कौन सा स्पर्म ओवम के साथ फर्टिलाइज हुआ है, X वाला स्पर्म हुआ है या Y वाला फर्टिलाइज हुआ है। द जाइगोट कैरिंग XX क्या बनाएगा? फीमेल बनाएगा। और जिस जाइगोट में XY है वो मेल चाइल्ड बनेगा आगे जाके। इसके बारे में आप क्रोमोसोम वाले पैटर्न वाले चैप्टर 5 में जो अपना इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला चैप्टर, उसमें हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। एंड दैट इज वाई साइंटिफिकली इट इज करेक्ट टू से दैट द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द फादर एंड नॉट बाय द मदर। तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि बच्चा लड़का या लड़की है ये फीमेल के ऊपर डिपेंड करता है। नो, इट इज डिपेंडेंट ऑन द फादर, ऑन द स्पर्म। ओके, अब इम्प्लांटेशन के ऊपर आते हैं। अब देखो क्या हो गया, हमारा जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया तो अब भाई अपना जाइगोट सिंगल सेल्ड के फॉर्म में थोड़ी रहेगा। हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इतने बड़े कैसे बने हम? सेल डिवीजन की वजह से, माइटोसिस के वजह से। येस और नो? तो मियोसिस प्रोसेस तो खत्म हो गया, यहाँ पे मियोसिस प्रोसेस खत्म हो गया। अब यहाँ से माइटोसिस प्रोसेस होना स्टार्ट होता है। क्या होना स्टार्ट होता है? माइटोसिस प्रोसेस होना स्टार्ट होता है। ये डायग्राम देखो सब लोग, माइटोसिस प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो माइटोसिस प्रोसेस में हमको क्या देखने को मिलता है कि हमारा जो सिंगल सेल्ड जाइगोट है, ये जो हमारा जाइगोट है सिंगल सेल्ड जाइगोट, इसमें माइटोसिस होगा यानी न्यूक्लियर माइटोसिस। इंटरनल डिवीजन होगा, आपका साइटोप्लाज्म और आपका न्यूक्लियस ये दोनों इंटरनली डिवाइड करेंगे। ये देखो ये फर्स्ट क्लीवेज है। क्लीवेज मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ द जाइगोट, डिवीजन ऑफ द जाइगोट। लेकिन ये जो जाइगोट डिवाइड हो रहा है ये अंदर ही अंदर डिवाइड हो रहा है। इसके बाहर का जोना पेलुसिडा का मेम्ब्रेन अभी तक गया नहीं है, इसके बाहर का जोना पेलुसिडा का मेम्ब्रेन अभी तक प्रेजेंट है। तो ये आपका सिंगल सेल जाइगोट है। ठीक है, ये सिंगल सेल जाइगोट डिवाइड होगा, ये जोना पेलुसिडा का मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये जोना पेलुसिडा का मेम्ब्रेन है। तो ये जाइगोट आपका 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फर्स्ट क्लीवेज है। फिर सेकंड क्लीवेज में हमको क्या देखने को मिलेगा? ये जोना पेलुसिडा का मेम्ब्रेन वैसा ही रहेगा। ओके, हमको ऐसे 4 सेल्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कंटिन्यूअस माइटोसिस हो रहा है। फिर इसके बाद हमको क्या देखने को मिलेगा? जोना पेलुसिडा का लेयर वैसा ही है। अब 8 सेल्स बन जाएंगे। कितने सेल्स बन जाएंगे? 8 सेल्स बन जाएंगे। फिर 16 सेल्स बन जाएंगे। सेल का आपको जाइगोट का ओवरऑल स्ट्रक्चर उतना ही देखने को मिल रहा है। देखो ये 8 सेल स्टेज है, ये 16 सेल स्टेज है। तो हमारा जब जाइगोट 8 to 16 सेल स्टेज का हो जाता है, हमारा जब जाइगोट 8 to 16 सेल का हो जाता है, दिस इज 8 to 16 सेल्ड स्टेज। तो इस स्टेज को हम बोलते हैं मोर्यूला, यानी कि ये एक मलबरी जैसा दिखाई देता है। इट लुक्स लाइक मलबरी, और इस स्टेज को हम बोलते हैं मोर्यूला। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं बच्चा? मोर्यूला। 16 सेल्ड स्टेज का जो जाइगोट है उसको हम बोलते हैं मोर्यूला। अब आपको जो फर्स्ट जाइगोट है और जो 16 सेल का जाइगोट है, दोनों के साइज में सेम साइज देखने को मिलेगा। दोनों के साइज में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ये देखो ये फर्स्ट क्लीवेज का प्रोसेस और ये आपका मोर्यूला वाला स्टेज, दोनों में आपको साइज उतना ही देखने को मिल रहा है। बस इसमें एक सेल है और इसमें 16 सेल्स प्रेजेंट है, 8 to 16 सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, पर सेल का साइज उतना ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि अंदर जो
ब्लास्टोमियर्स बन रहे हैं, ये देखो इंटरनल डिवीजन जो हो रहा है, सब लोग इधर देखो, आपका इम्प्लांटेशन वाला प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। ये देखो हमारा जो जाइगोट होता है, ये हमारा जो जाइगोट है, ये हमारा जाइगोट डिवीजन करना स्टार्ट करता है। मैमल्स में हमको कैसे टाइप का डिवीजन देखने को मिलता है? होलोब्लास्टिक क्लीवेज। क्लीवेज यानी डिवीजन, होलोब्लास्टिक यानी कि कंप्लीट डिवीजन। होलोब्लास्टिक मतलब क्या होता है? कंप्लीट डिवीजन, यानी कि पूरा का पूरा न्यूक्लियस और पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज मतलब क्या होता है? पार्शियल क्लीवेज। मीरोब्लास्टिक मतलब क्या होता है? पार्शियल यानी इनकम्प्लीट डिवीजन। इसमें सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होता है और थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। इसमें आपका इनकम्प्लीट मोर्यूला बनता है, या आपका कंप्लीट मोर्यूला बनाता है। तो मैमल्स में हमको होलोब्लास्टिक क्लीवेज देखने मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैमल्स में हमको होलोब्लास्टिक क्लीवेज देखने को मिलता है। तो ये आपका जो सिंगल सेल जाइगोट था, ये सिंगल सेल जाइगोट ने खुद को डिवाइड किया, 2 ब्लास्टोमियर्स बनाए। ब्लास्टोमियर मतलब क्या होता है? जाइगोट के डॉटर सेल्स। ब्लास्टोमियर्स मतलब क्या होते हैं? जाइगोट के डॉटर सेल्स। अब ये 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, 8 से 16 बने, ठीक है। ये देखो 4, 4 से 8 और 8 से 16, तो ये 16 सेल वाले स्टेज को हम बोलते हैं मोर्यूला। ये 16 सेल वाले स्टेज को हम क्या बोलते हैं? मोर्यूला। पर फर्स्ट वाला सेल देखो और मोर्यूला वाला सेल देखो, दोनों के सेल के साइज में आपको कुछ डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, सेम साइज है, दोनों का साइज क्या है? सेम है, ठीक है। तो अब ये साइज सेम क्यों है? क्योंकि आपके मोर्यूला के बाहर ये जोना पेलुसिडा की लेयर अब भी प्रेजेंट है। जोना पेलुसिडा की लेयर क्या है? अब भी प्रेजेंट है। अब अगर हमको इम्प्लांटेशन करना है, मतलब समझो ये अपने फीमेल का एंडोमेट्रियम वाला लेयर है। कौन सा लेयर है? ये देखो, ये अपने फीमेल का एंडोमेट्रियम वाला लेयर है। और अपना जो ये मोर्यूला बना है, इस मोर्यूला को, ये मोर्यूला बाहर है, इस मोर्यूला को अंदर आना है, यहाँ पे फिक्स होना है। तो अंदर आने के लिए इसके बाहर जो जोना पेलुसिडा की लेयर है, ये मोर्यूला के बाहर ये जो जोना पेलुसिडा की लेयर है, ये निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जोना पेलुसिडा की लेयर बहुत ही ज्यादा स्टिकी है। ये स्टिकी लेयर हमारे मोर्यूला को कहीं पर भी चिपकने नहीं देती है। ये स्टिकी लेयर हमारे मोर्यूला को कहीं पर भी चिपकने नहीं देती है। तो ये जब हम जोना पेलुसिडा का लेयर रिमूव करते हैं ना बच्चा, तो कभी कभी क्या होता है, समझो यहाँ से आपका ये मोर्यूला बाहर आने की कोशिश कर रहा है। इमेजिन करो कि यहाँ से आपका ये मोर्यूला बाहर आने की कोशिश कर रहा है। तो ये मोर्यूला जब बाहर आने की कोशिश करता है, उसी टाइम पे क्या हो जाता है, आपका ये जोना पेलुसिडा ऐसे ब्रेक हो जाता है और यहाँ से आपका मोर्यूला बाहर आ रहा है, यहाँ से आपका ये मोर्यूला ऐसे बाहर आ रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, आपका ये मोर्यूला ना 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। आपका ये मोर्यूला क्या हो जाता है? 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। मतलब ये कुछ इस तरीके से डिवीजन दिखा रहा है। देखो कैसे बाहर आ रहा है, पता है? ये मोर्यूला कुछ इस तरीके से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से अगर 2 डिवीजन हो गया, 2 मोर्यूला बन गए, मोर्यूला 1 और मोर्यूला 2, तो ये हो जाता है अपना मोनोजाइगोटिक ट्विंस। यानी कि जोना पेलुसिडा के हैचिंग के टाइम पे, इसको जोना हैचिंग बोलते हैं। जब जोना पेलुसिडा का लेयर हम इधर से ब्रेक कर रहे हैं, हैच करना यानी ब्रेक करना, जोना पेलुसिडा का लेयर ब्रेक करेंगे तभी मोर्यूला बाहर आएगा, तो इसको बोलते हैं जोना हैचिंग। और जोना हैचिंग की वजह से आपको 2 मोर्यूला देखने को मिलते हैं, और ये 2 मोर्यूला आगे जाके क्या बनाएंगे? ट्विंस बनाएंगे। यानी कि आपको मोनोजाइगोटिक ट्विंस का स्टेज देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? देखो इधर दिखाई दे रहा है आपको, मोनोजाइगोटिक ट्विंस का स्टेज देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक सिंगल स्पर्म से बने हैं। ये दोनों दिखने में भी सेम रहेंगे, इनका सेक्स भी सेम रहेगा, यानी कि सेम, या तो लड़के या तो लड़कियां, दोनों की हाइट, बॉडी, शक्ल सब कुछ सेम रहेगी। तो ये जोना हैचिंग के टाइम पे कभी कभी देखने को मिलता है। मोर्यूला डिवाइड हो जाता है, ये एक मोर्यूला बन जाता है, ये दूसरा, और फिर ये अलग अलग इम्प्लांटेशन करना स्टार्ट करते हैं। सो हमने क्या क्या बोला, हमारा जो जाइगोट था, ये जाइगोट सेल डिवीजन करता है, मोर्यूला बनाता है। मोर्यूला से जब आपका जोना पेलुसिडा का लेयर हट जाता है, तो आपका ये मोर्यूला एंडोमेट्रियम के वॉल के साथ जाके चिपकना स्टार्ट करता है। ये देखो, ये आपका यहाँ पर एम्प्यूला वाला रीजन था, एम्प्यूला वाले रीजन में फर्टिलाइजेशन हुआ, क्लीवेज होते 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 आपका मोर्यूला यूटरस तक पहुंच गया। ये अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंडस, यूटरस के ऊपर जो रीजन होता है उसको फंडस बोलते हैं। तो अब हमारा जो मोर्यूला है ये अपने यूटरस तक पहुंच गया है, ठीक है। और ये पूरा प्रोसेस होने में कितने दिन लगे? 4 से 5 दिन लगे। अब हम धीरे धीरे करके क्या कर रहे हैं, यहाँ से जोना पेलुसिडा की लेयर रिमूव कर रहे हैं। वी आर रिमूविंग जोना पेलुसिडा, ताकि हमारा ये मोर्यूला जो है ये अंदर जा सके। लेकिन जोना पेलुसिडा रिमूव होने से पहले हमारा ये जो मोर्यूला वाला स्टेज है ना, हमारा ये जो मोर्यूला वाला स्टेज है, इनके सेल्स आपस में रीअरेंजमेंट कर लेते हैं। इनके सेल्स आपस में क्या कर लेते हैं? रीअरेंजमेंट कर लेते हैं। कैसा रीअरेंजमेंट करते हैं मैम? इनके जो कुछ सेल्स हैं, जो मोर्यूला के कुछ सेल्स हैं, वो साइड साइड में, मतलब जो छोटे सेल्स होते हैं वो साइड साइड में अरेंज हो जाते हैं, और जो बड़े साइज के सेल्स होते हैं, मोर्यूला में कुछ सेल्स छोटे होते हैं, कुछ सेल्स बड़े होते हैं, तो ये जो स्मॉल सेल्स हैं ये कॉर्नर में, पेरीफेरी में अरेंज हो जाते हैं। और जो बड़े साइज के सेल्स होते हैं, ये बड़े साइज के सेल्स एक पर्टिकुलर
एंड की तरफ चिपक जाते हैं। तो इन बड़े साइज के सेल्स को हम बोलेंगे, ये जो बड़े साइज के सेल्स हैं इनको हम बोलेंगे इनर सेल मास, और ये जो छोटे छोटे सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट की लेयर। क्या बोलेंगे इनको हम? ट्रोफोब्लास्ट। तो आपका जोना पेलुसिडा का मेम्ब्रेन निकल रहा है, आपका जोना पेलुसिडा का मेम्ब्रेन बाहर से निकल रहा है, और अंदर ही अंदर आपके मोरियुला के सेल्स क्या कर रहे हैं? रीअरेंजमेंट कर रहे हैं। जो छोटे छोटे सेल्स है वो कॉर्नर में चले गए और ट्रोफोब्लास्ट की लेयर बन गई, और जो बड़े बड़े सेल्स है वो सेंटर में प्रेजेंट है इनर सेल मास बन के। ये देखो, ये आपके जो छोटे छोटे सेल्स है ये ट्रोफोब्लास्ट की लेयर बनाते हैं, और ये जो बड़े बड़े सेल्स है ये एक पर्टिकुलर एंड में चले जाते हैं और इनको हम बोलते हैं इनर सेल मास। अब आगे जो अपना एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, अपना जो मेन एम्ब्रियो है वो इस इनर सेल मास से ही बनेगा। इधर पे देखो और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई गई है, ये जो हमारी ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है और ये जो हमारे एम्ब्रियोनल नॉब है, एम्ब्रियोनल नॉब को ही हम इनर सेल मास बोलते हैं। तो ये एम्ब्रियोनल नॉब जिन ट्रोफोब्लास्ट सेल से चिपका हुआ है, ये देखो ये सिलेक्टिव ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है, ये एम्ब्रियोनल नॉब जिन ट्रोफोब्लास्ट के सेल से चिपका हुआ होता है उन सेल्स को हम बोलते हैं सेल्स ऑफ रॉबर। उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? सेल्स ऑफ रॉबर। और एम्ब्रियोनल नॉब का दूसरा नाम क्या है? इनर सेल मास। तो ये इनर सेल मास आगे जाके आपका गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस करेगा, यानी कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करेगा, मीसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म ऐसी जर्म लेयर्स बनेंगी और आपका फीटस का डेवलपमेंट होगा। और ये जो सेल्स ऑफ रॉबर है ये क्या करते हैं? ये हमारे एम्ब्रियो को यूटरस के अंदर घुसने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब ये देखो, जब आपका इनर सेल मास एक कॉर्नर में शिफ्ट हो जाता है तो यहाँ पे ये जो खाली कैविटी बचती है इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। क्या बोलते हैं इसको हम? ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, या आप इसको ब्लास्टोसील भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ब्लास्टोसील। तो 8 to 16 सेल का जो स्टेज होता है उसको मोरियुला बोलते हैं, और जब आपका मोरियुला रीअरेंजमेंट कर लेता है तो उसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? ब्लास्टोसिस्ट। और मेच्योर ब्लास्टोसिस्ट में जो कैविटी हमको देखने को मिलती है उस कैविटी को हम बोलते हैं ब्लास्टोसील कैविटी। तो देखो अब थ्योरी में क्या दिया गया है, द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द इस्थमस। आपका जाइगोट देखो ए स्टेज, बी स्टेज, फिर इधर फर्स्ट क्लीवेज हो रहा है। लेट मी चेंज द कलर। यहाँ पे फर्स्ट क्लीवेज हुआ, ठीक है, ये देखो फर्स्ट क्लीवेज हुआ, फिर फर्स्ट क्लीवेज के बाद आपका सेकंड क्लीवेज हुआ, फिर थर्ड क्लीवेज हुआ। धीरे धीरे करके आपका जाइगोट कहाँ पर मूव हो गया? ये देखो धीरे धीरे करके अपना जाइगोट किधर आ गया? इस्थमस के, अरे क्या हो रहा है, हाँ, धीरे धीरे करके अपना जाइगोट किधर आ जाता है? इस्थमस के पास आ जाता है। किसके पास आ जाता है? इस्थमस के पास आ जाता है। और फिर यहाँ से जब आपका जाइगोट यूटरस के अंदर घुसने की कोशिश करेगा, यहाँ से जब हमारा जाइगोट यूटरस के अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो उसको हम बोलते हैं मोरियुला। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? उस स्टेज को हम बोलते हैं मोरियुला एंड ब्लास्ट्यूला। अब आपका ये ब्लास्ट्यूला के बाहर से जो जोना पेलुसिडा की लेयर है वो जोना पेलुसिडा की लेयर निकल जाती है, जोना पेलुसिडा की लेयर रिमूव हो जाती है, और अब आपका ब्लास्टोसिस्ट जो है ये यूटरस के अंदर इम्प्लांट होने की शुरुआत कर देता है। ब्लास्टोसिस्ट क्या करता है? यूटरस के अंदर इम्प्लांट होने की शुरुआत कर देता है। लेकिन ये कैसे इम्प्लांट करता है? ये कैसे इम्प्लांट करता है? ये देखो, ये अपना ब्लास्टोसिस्ट है, यहाँ पर हमारे ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स हैं। कौन से सेल्स हैं? ये देखो, ये हमारे ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स हैं, और ये यहाँ पर हमारा इनर सेल मास है। यहाँ पर हमारा क्या प्रेजेंट है? ये इनर सेल मास है और ये ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स हैं। ठीक है, और मैं बाहर अपना बना देती हूँ एंडोमेट्रियम। ठीक है, समझो ये अपना फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, थोड़ा बड़ा बना रही हूँ, और ये अपना एंडोमेट्रियम का लेयर है। तो अब इस ब्लास्टोसिस्ट को एंडोमेट्रियम के अंदर जाना है। इस ब्लास्टोसिस्ट को कहाँ जाना है? एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर जाना है, उसको यहाँ पर आना है। ठीक है, तो हमारा जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये क्या करता है? ये स्पेशल टाइप के सेल्स रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, जिसकी मदद से अपना ये ब्लास्टोसिस्ट यूटरस के अंदर आ जाता है। ये देखो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सी पिक्चर में लेकर आई हूँ। ये देखो, ये अपना यूटरस का एंडोमेट्रियम का लेयर है, ये अपना इनर सेल मास है जो आगे जाके एम्ब्रियो बनाएगा, और ये अपना ब्लास्टोसिस्ट है, ये ब्लास्टोसिस्ट की कैविटी है। अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स हैं, ये ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स क्या रिलीज करेंगे? ये दो टाइप के सेल्स बनाएंगे, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। ये सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट क्या करते हैं? ये एंडोमेट्रियम की लेयर के साथ चिपकने में हेल्प करते हैं, जिसकी मदद से ये एंडोमेट्रियम के अंदर जा सके। तो ये देखो, ये धीरे धीरे करके सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स कुछ इस तरीके से होते हैं, इनके ऊपर ऐसे स्पाइक जैसा स्ट्रक्चर होता है, कांटे जैसा स्ट्रक्चर, जो एंडोमेट्रियम की लेयर को ऐसे पकड़ लेता है और खुद को एंडोमेट्रियम के अंदर डाल देता है। तो ये हमारे एंडोमेट्रियम के अंदर आ गया हमारा जो पूरा का पूरा ब्लास्टोसिस्ट था। देखो, ऐसा अपना एंडोमेट्रियम का लेयर था, और बाहर की तरफ अपना जो ब्लास्टोसिस्ट था इसके ऊपर ऐसे सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट बने थे। तो सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट की वजह से क्या हुआ? अपना ये पूरा का पूरा ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम के अंदर आ गया। मतलब ये यूटरस का एंडोमेट्रियम
और ये अपना ब्लास्टोसिस्ट। तो ये ब्लास्टोसिस्ट अब इधर आ गया है, मतलब एंडोमेट्रियम के अंदर आके फिक्स हो गया है। ये देखो, ये अपना ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम के अंदर आ गया है। और अब जो उसका इनर सेल मास है, अब इनर सेल मास में आगे का डिफरेंशिएशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, यानी कि जर्म लेयर्स बनना स्टार्ट होंगे। क्या बनना स्टार्ट होंगे? जर्म लेयर्स बनना स्टार्ट होंगे, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म। ठीक है, तो थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं इधर पे। ये देखो, थ्योरी में हमको क्या बताया, जब तक थ्योरी डाउनलोड हो रही है तब तक आप ये देखो, जाइगोट, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, कॉम्पैक्शन, डिफरेंशिएशन, फिर यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट की कैविटी बनती है, ट्रोफोब्लास्ट का लेयर बनता है, आपका जोना पेलुसिडा का लेयर रिमूव होता है जिसको हम जोना हैचिंग बोलते हैं। जोना हैचिंग के बाद आपके सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट बनते हैं जो यूटरस के अंदर हमारे ब्लास्टोसिस्ट को पुश करते हैं। और जैसे ही आपका ब्लास्टोसिस्ट यूटरस के अंदर आ जाता है, हमारा जो इनर सेल मास है, ये देखो, ये जो इनर सेल मास था, इनर सेल मास के लेयर जो होती है वो 2 लेयर में डिवाइड हो जाती है। जो नीचे की लेयर होती है उसको बोलते हैं हाइपोब्लास्ट, और जो ऊपर के सेल्स की लेयर होती है उसको बोलते हैं एपीब्लास्ट। यहाँ से जो आगे का प्रोसेस है, यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस है, ये हम आगे पढ़ेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। यहाँ तक का प्रोसेस हम आज पढ़ेंगे। ये देखो, तो हमने क्या बोला, यहाँ पर हमारा क्या देखने को मिला हमको, ब्लास्टोमियर्स इज कॉल्ड मोर्यूला, मतलब 8 to 16 सेल का जो स्टेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोर्यूला। द मोर्यूला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू ब्लास्टोसिस्ट। हमारा मोर्यूला कन्वर्ट होके क्या बन रहा है, ये देखो, ये मोर्यूला है, मोर्यूला कन्वर्ट होके क्या बना, ब्लास्टोसिस्ट बना। ठीक है, as it moves further into the uterus, the blastomeres in the blastocyst are arranged into an outer layer। तो हमारा ये जो ब्लास्टोसिस्ट बना है, इसके बाहर की जो लेयर है इसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, जो स्मॉल सेल्स होते हैं, जो इनर सेल मास के स्मॉल सेल्स होते हैं। और अंदर जो बचे कुचे सेल्स बच जाते हैं, अंदर जो बचे कुचे सेल्स बच जाते हैं, इनको हम बोलते हैं इनर सेल मास। सो द इनर ग्रुप ऑफ सेल्स आर अरेंज्ड टू द ट्रोफोब्लास्ट एंड दे आर कॉल्ड इनर सेल मास। द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच्ड टू एंडोमेट्रियम। अब ये ट्रोफोब्लास्ट की लेयर किसके साथ अटैच हो जाएगी, यहाँ पे जो हमारा एंडोमेट्रियम है, समझो ये अपना यूटरस, में ऐसा उल्टा बना रही हूँ। ठीक है, तो अब ये जो एंडोमेट्रियम की लेयर है, इस एंडोमेट्रियम के साथ अपना ट्रोफोब्लास्ट चिपक जाएगा और एंडोमेट्रियम के अंदर घुसने की कोशिश करेगा। सो द ट्रोफोब्लास्ट लेयर गेट्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम, और इनर सेल मास क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, डिफरेंशिएशन प्रोसेस करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि अलग अलग लेयर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। आफ्टर अटैचमेंट द यूटेरिन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट। जैसे ही आपका, समझो ये अपना यूटरस है, ये अपना एंडोमेट्रियम है, यहाँ पे हमारा ब्लास्टोसिस्ट प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था, ब्लास्टोसिस्ट। जैसे ही ये ब्लास्टोसिस्ट अंदर आता है, वैसे ही हमारा यूटेरिन लेयर क्या करता है, यूटेरिन की जो लेयर है ये फटाफट से सेल डिवीजन फास्ट करता है और फटाफट नरिशमेंट करना स्टार्ट कर देता है। ओके, तो एज अ रिजल्ट, अब रिजल्ट में हमको क्या देखने को मिलेगा, द ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम। तो अपने एंडोमेट्रियम के अंदर अपना ब्लास्टोसिस्ट इधर पे परमानेंटली फिक्स हो गया है, एंडोमेट्रियम के अंदर आ गया। ये यूटरस की खाली जगह है और ये अपना एंडोमेट्रियम का लेयर है। तो अपना जो ब्लास्टोसिस्ट है, रुको मैं आपको वो फीमेल का यूटरस वाला स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, 1 मिनट, जस्ट अ सेकेंड, आपको बहुत अच्छे से। हाँ, ये देखो, यहाँ पे ये देखो, हमने पढ़ा था ना फीमेल का यूटरस वाला स्ट्रक्चर, ये देखो, ये अपना एंडोमेट्रियम वाला लेयर है। तो यहाँ पे जो ब्लास्टोसिस्ट प्रेजेंट था, ये अपना जो ब्लास्टोसिस्ट प्रेजेंट था, ये ब्लास्टोसिस्ट अब कहाँ पे फिट हो गया है, ये इस एंडोमेट्रियम के लेयर में फिट हो गया। यहाँ पे आके ये फिट हो जाता है, लेफ्ट या राइट साइड, किसी भी साइड आ सकता है। तो अब अपना ब्लास्टोसिस्ट इधर से अंदर चला गया, एंडोमेट्रियम के अंदर चला गया। ओके, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। और अब जाके आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो भी प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं होगी, क्लीवेज प्रोसेस चालू है तो भी प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं होगी। आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म कब होती है, जब आपका ब्लास्टोसिस्ट कंप्लीटली यूटरस के अंदर सेट हो जाता है। और ये पूरा प्रोसेस होने के लिए लगभग कितना टाइम लगता है, अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 डेज। ये देखो, इस डायग्राम में बताया गया है आपका ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये ब्लास्टोसिस्ट को एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर आने के लिए कितना टाइम लगता है, ये देखो इस डायग्राम में बताया गया है। अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 डेज हमको लगता है। इम्प्लांटेशन करने के लिए कितना लगता है, 8 to 9 डेज। यानी कि जब क्वाइटस हुआ है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के 8 से 10 दिन के बाद पता चलेगा कि फीमेल प्रेग्नेंट हुई है या नहीं हुई है। अगर आप तुरंत सेक्सुअल इंटरकोर्स करके फीमेल का प्रेगनेंसी चेक करोगे तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा। फीमेल का प्रेगनेंसी कब पता चलता है, कब कंफर्म होता है, जब इम्प्लांटेशन हो जाता है। सो इस तरीके से हमने आज का ये पूरा टॉपिक कवर कर लिया है। अब
एम्ब्रियो डेवलपमेंट और जेस्टेशन पीरियड हम अपने नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आपको फिर से याद दिला देती हूँ, 3 दिसंबर को रात को 10 बजे अपना मेंटी क्विज होने वाला है, और मेंटी क्विज का टॉपिक क्या है, गैमेटोजेनेसिस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो प्लीज़ ये मेंटी क्विज मिस मत करना, रात को 10 बजे होगा। थोड़ा लेट रखा है मैंने ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अटेम्प्ट कर सके अपना रेगुलर क्लासेस अटेंड करके। और ऐसे ही अब मैं आपके लिए बहुत सारे मेंटी क्विज के सेशंस लाने वाली हूँ और वीडियोस भी रेगुलर अपलोड करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ, और उनको भी बोलना सब्सक्राइब कर दो, और आप भी सब्सक्राइब कर लो। और आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ज्ञान लैब, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। So stay tuned with our content, stay tuned with our channel, and keep supporting us. Thank you everybody. All the best for your studies, all the best for your board preparation and NEET preparation. We will try to help you at the maximum level, and in turn we only want your support. Thank you for watching this video. See you soon. Bye bye.